नवदीप शिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका 22 जिले 22 खबरों में। फतेहाबाद में यूरिया को लेकर मारामारी जारी है और आज मंडी की कई पंप्स के बाहर यूरिया के लिए लाइंस लगी हुई देखने को मिली। आए दिन ही लग रही लंबी लाइन से परेशान होकर आज किसानों ने अनाज मंडी में कई फर्म्स के बाहर जमकर हंगामा किया। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर यूरिया की ब्लैक करने और चहेतों को बांटने के आरोप लगाए। कृषि विभाग के एसडीओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनकी उपस्थिति में यूरिया बांटने के लिए कहा तो एक फर्म पर अधिकारियों के सामने यूरिया बांटने से मना कर दिया गया। किसानों का यह कहना है कि दरवाजा बंद करके चहेतों को ही यूरिया बांटा जा रहा है। कृषि विभाग के एसडीओ का कहना है कि असमान वितरण की बात सामने आ रही है और जांच की जाएगी। थोड़ा सा हरियाणा के कई इलाकों में पिछले दिनों हुई बारिश से खेत जलमग्न हो गए हैं। जिले के कई गांवों में अभी भी पानी खड़ा होने से फसलें तबाह हो चुकी हैं और इसी के चलते खेतों में अभी भी 3 से 5 फुट तक पानी भरा हुआ है। कई गांव ऐसे हैं जहां पानी निकासी का प्रबंध नहीं है। खेतों में लगातार पानी रहने से किसानों की गेहूं और सरसों की फसलें पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। मुसिम्बल गांव के पूर्व सरपंच हवा सिंह का कहना है कि उनके इलाके में 200 एकड़ फसल खराब हो चुकी है। उन्होंने बताया कि खेतों से पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है और इसी के चलते फसल बर्बाद हो चुकी है। कृषि विभाग ने यमुनानगर जिले में 30,000 एकड़ फसल प्रभावित होने की बात कही है। किसानों ने अतिशीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग कही है। एक तरफ जहां कोरोना के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं तो वहीं वैक्सीन लगवाने वालों की भी सेंटर पर लंबी लाइन देखने को मिल रही है। वैक्सीन लगवाने वालों में प्रिकॉशन डोजेस के लिए बुजुर्ग और फ्रंट लाइन वर्कर्स भी पहुंच रहे हैं तो वहीं 15 से 18 साल के बच्चों में भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। फरीदाबाद से संवाददाता देवेंद्र कौशिक की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। फरीदाबाद में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट भी अब सक्रिय हो गया है और वैक्सीनेशन के लिए अब सेंटर की संख्या भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल हम एक ऐसे ही सेंटर पर पहुंचे हैं जहां आपको दिखा देते हैं कि यहाँ प्रिकॉशन डोज के लिए जहां एक तरफ बुजुर्ग पहुंच रहे हैं तो वहीं 15 से 18 साल के बच्चे भी वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। आप सेंटर पर साफ तौर से देख सकते हैं जो एक लाइन ये लगाई गई है ये वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पहुँचे हैं तमाम लोग, इसीलिए यहाँ ये लाइन लगी हुई है। चूँकि लगातार लोग अब जागरूक इस बात को लेकर हो रहे हैं जिस तरह से कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन बेहद ज़रूरी है। इसी का नतीजा है कि अब लोग जो ऐसे हैं जो अब तक नहीं पहुंचे थे अब वो भी डोज लगवाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप ये जो लाइन आप देख रहे हैं पूरी तरह से इसमें ये चाहे 15 से 18 साल के बच्चे हों, देखिए आप यहाँ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ बाकायदा मौके पर ही रजिस्ट्रेशन उनका बच्चों का भी यहीं किया जा रहा है और यहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उनको वैक्सीन लगवाई जाएगी और ऐसे में जो जागरूकता है ये कहीं ना कहीं अब बच्चों में भी देखी जा रही है। पेरेंट्स की सहमति के साथ साथ में इन्हें यहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये आप मैं दिखाऊंगा, आपको बात कर लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पवन। पवन, पवन वैक्सीन लगवाने पहुँचे हैं? यस। तो मन में कोई डर है? इंजेक्शन को लेकर डर रहता है? नहीं। लगता है इससे कोरोना का बचाव हो जाएगा? हो जाएगा। आप भी वैक्सीन लगवाने फर्स्ट डोज लगवाने पहुँचे हैं? यस। तो क्या रजिस्ट्रेशन आपने यहीं आके कराया है या पहले से करवाएंगे? यहीं कराएंगे आप? Yes. क्या लगता है, आपको लगता है कि कोरोना का जो बचाव है वो इसी से होगा? लगता तो है, अब देखेंगे। अच्छा, बच्चों में कई बार डर इस बात को रहता है, इंजेक्शन से डरते हैं, कई लोग वैक्सीन से डरते थे, पहले बड़े लोग भी डर रहे थे अब लेकिन धीरे धीरे अब लोगों को पता चल रहा है कि ज़रूरी है ये वैक्सीन लगवानी। तो आप क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को अभी भी जो नहीं पहुँच रहे? डरने की बात तो नहीं है, लगवानी पड़ेगी अगर सेफ रहना है तो। ये तो इम्पोर्टेंट है वैक्सीन। डर तो लगता ही है सबको। अच्छा, डर तो लगता है लेकिन डर के बीच में कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि ये वैक्सीन लगवाई जाए। आप देखिए साफ तौर से समझ सकते हैं। बात करेंगे आपसे, क्या आपका क्या नाम है? नैन्सी। नैन्सी, ये आप रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं किस तरह से क्या क्या प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन के लिए? फर्स्ट डोज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड डोज के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बूस्टर डोज के लिए भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा, अगर ऑनलाइन जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो क्या यहाँ आके भी आप कर सकते हैं उसका ऑनलाइन या घर से ही करके आना पड़ेगा? नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम है तो हम यहाँ आके भी कर सकते हैं, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी को वापस नहीं भेजेंगे,
सबको वैक्सीनेटेड करके ही भेजेंगे। वापस आप नहीं भेजेंगे? अगर इस सेंटर की बात करें तो इस सेंटर पर अगर अमूमन पूरे दिन में कितने लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं? सर 250-300 तो है कंपलसरी। 250 मान कर चल रहे हैं कि पहले से लोग ज़्यादा बढ़े हैं संख्या? हाँ जी सर, पहले से काफ़ी लोग हुई है पब्लिक। बच्चों की संख्या की बात करें तो बच्चे क्या आ रहे हैं? हाँ जी, बच्चे यहाँ भी आ रहे हैं, स्कूलों में भी कैंपिंग हो रही है, तो हमारा एरिया आधे से ज़्यादा कवर हो चुका है। ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को लेकर आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है। मैम से बात करेंगे, नर्स हैं यहाँ। क्या नाम मैम आपका? नमस्कार जी। जी मेरा नाम अनीता है। अनीता मैम, जिस तरह से आप यहाँ वैक्सीन लगा रही हैं, क्या कौन से किन लोगों की ज़्यादा संख्या, बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, युवाओं की या बच्चों की? जी अभी तक तो सेकेंड डोज वाले ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग भी हमारे पास बहुत मात्रा में आए हैं और बच्चे भी आ रहे हैं लगातार। बच्चे भी लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जो हेल्थ से जुड़े हुए तमाम जो हेल्थ वर्कर हैं, क्या उनको भी लगा रहे हैं? जी पुलिस वर्कर्स को भी आज हमने लगाई है और हेल्थ स्टाफ को भी लगाई है। आपने खुद लगवा ली? जी मैंने खुद लगवा ली। हरियाणा सरकार का फैसला आया था कि अगर डबल वैक्सीनेटेड आप नहीं होंगे तो आपको कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा, सरकारी कार्यालय में आपकी एंट्री नहीं होगी, तो क्या ऐसे भी आ रहे हैं? जी ऐसी सूचना थी, अखबारों में भी आया हुआ है इस तरीके से, तो इसी वजह से लोग जागरूक ज़्यादा हो रहे हैं कि हमें क्या पता कि हमें अगर कहीं ट्रैवल करना पड़े तो हमें क्या पता ना जाने दिया जाए या पेंशन में कोई दिक्कत आए, तो इस वजह से भी लोग आ रहे हैं ज़्यादा जल्दी लगवाने के लिए। क्या अपील करना चाहेंगे? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी डोज लगवाने के लिए नहीं पहुंचे। अगर फरीदाबाद की बात करें तो कई लोग मिसिंग हैं, वो उनसे क्या कहना चाहेंगे कि डोज लगवाने के लिए? जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार इतना पहल कर रही है और स्वास्थ्य विभाग हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप पब्लिक अपने उसके लिए ही आइए, अपने स्वार्थ के लिए ही आइए। इसमें पब्लिक हित तो है ही है, उनके अपना स्वास्थ्य ठीक होगा। जैसे हम पोलियो फ्री हो चुके हैं, ऐसे हम कोविड फ्री भी होंगे। बिल्कुल बड़ी बात कह रही हैं। देखिए, आप साफ तौर से समझ सकते हैं इनकी अपील को कि जिस तरह से पोलियो फ्री पूरा देश हो गया है, उसी तरह से जल्द कोविड फ्री देश हो, इसके लिए लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है और ऐसे में लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। देश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन पलवल में कोरोना के खिलाफ जंग लगातार जारी है। कोरोना से रोकथाम के लिए नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन का काम लगातार ही चल रहा है। वहीं अस्पताल में लोगों को बूस्टर डोज भी दी जा रही है ताकि लोगों की इम्यून सिस्टम तेज किया जा सके। तो वहीं अस्पताल के डॉक्टर प्रीति गर्ग ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला अस्पताल में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बूस्टर डोज दी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बूस्टर डोज लगने से लोगों की इम्यून सिस्टम तेज रहता है और इससे कोविड फैलने का खतरा भी कम होता है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र अब अपनी पिपली से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 3rd गेट तक जाने वाली मुख्य सड़क की बदहाली के आंसू बहा रहा है, लेकिन अभी तक इस सड़क का 4 लेन का काम शुरू नहीं हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ एक और महाभारत के युद्ध और कई अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आज पिपली से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 3rd गेट तक जाने वाली मुख्य सड़क की बदहाली पर अपने आंसू बहा रहा है। बात अगर इस मुख्य सड़क की जाए तो इस सड़क का निर्माण कार्य PWD विभाग द्वारा लगभग 8 किलोमीटर तैयार किया जाना था, जिसका प्लान अधिकारियों ने बड़े ही सुंदर ढंग से 2015 में तैयार किया था। सड़क के इस निर्माण कार्य का कार्य शुरू में 4 लेन पूरा किया जाना था, लेकिन सड़क का निर्माण अभी कुछ ही शुरू हुआ था तो तत्काल इसे 6 लेन बनाने की योजना तैयार की गई और सड़क का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। पिछले लगभग 4 साल से शहर के बीचों बीच निकलने वाली ये मुख्य सड़क आज तक भी खस्ता हालत में पड़ी हुई है। अब बात अगर इसके निर्माण कार्य की जाए तो कई बार इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, पर गहरे भ्रष्टाचार और राजनीति के चलते सड़क का निर्माण कार्य बंद हो गया। इस सड़क का निर्माण कार्य सन 2021 अगस्त में पूरा किया जाना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा 45% काम ही पूरा किया गया, जिसके चलते सड़क निर्माण कंपनी ने 6 महीने का एक्सटेंशन सड़क के निर्माण कार्य के लिए ले लिया, जिसे कि फरवरी 2022 तक पूरा किया जाना था। अभी इस सड़क का निर्माण कार्य 50% भी पूरा नहीं हो पाया और विभाग द्वारा सड़क की गुणवत्ता और उसके निर्माण को देखते हुए टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। इस मुख्य सड़क का कार्य एक बार अब फिर से बंद हो गया है।
मामला मान्य कोर्ट में विचाराधीन है। पानी निकासी के लिए सड़क के दोनों ओर बनाए जाने वाले नाले आज भी अधर में लटके हुए हैं। सड़क नीची, नाले ऊंचे, जिसे देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुकानदारों की दुकानदारी तो बिल्कुल ठप पड़ी है। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि सड़क का निर्माण 3 बार लगभग शुरू हुआ, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले पा रहा है। ठीक है, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, कई बार गिरकर चोट भी लग जाती है। मैं जैसे अभी 2015 से कुशेतर आ रहा हूँ यहाँ था, और मैं बस बेसिकली तो सहरसा से हूँ, ट्रैवल डेली ही करना होता है। तो मतलब ये तो अब आप लगा लो अभी 7-8 साल हो गए हैं, तब से ये प्रॉब्लम चल ही रही है। हमें ऑफिस आने में भी प्रॉब्लम आती है, और हमारे बारिश के टाइम में कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, और कस्टमर भी हमें बोलते हैं कि आप थोड़ा ठीक करवाओ। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। दिल्ली से थर्ड गेट तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य एक बार फिर से बंद हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पिपली से थर्ड गेट की सड़क का पहली बार इसका टेंडर हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ क्षेत्र में जो 6 लाइन बनाने का हमने इसका आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इसका नाम का अनाउंसमेंट करी थी। तो जब इसकी सारी परमिशन हो गई तो पहले ठेकेदार ने इसमें काम किया, वो ठेकेदार बीच में काम छोड़ के चला गया। जाने के तुरंत बाद उस ठेकेदार के बाद हमने दोबारा सेकंड टेंडर लगा। सेकंड टेंडर लगने के बाद इस ठेकेदार ने भी स्लो काम शुरू किया था, और मैंने समय समय पर आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को, हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम जिनके पास हमारा पीडब्ल्यूडी महकमा है, उनके पास श्री दुष्यंत जी को मैंने समय समय पर अवगत कराया लेटर के द्वारा कि इस सड़क के निर्माण कार्य में बहुत जल्दी होनी चाहिए। बहुत स्लो कार्य चल रहा है क्योंकि इससे बहुत जनता परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। हाई कोर्ट ने आदरणीय ने कोई इसमें डिसीजन लिया है, जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वो तो मान्य होगा। इंडिया न्यूज़ की इस रिपोर्ट से आप आसानी से समझ सकते हैं कि सड़क की हालत बरसात के दिनों में आखिर क्या होती होगी। अगर दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदारों को किस प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ती होगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पर्यटकों की बात अगर की जाए तो पर्यटक यहाँ जब आते हैं तो उनके मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है, ओ माय गॉड। मामला कोर्ट में फिलहाल विचाराधीन है। अब देखना यह है कि आखिर कब तक ये सड़क गहरे भ्रष्टाचार और राजनीति का शिकार होती रहेगी। कुरुक्षेत्र से गुरदेव सिंह गिल, इंडिया न्यूज़। पिराई सत्र पर पड़ने वाले बरसात के असर को दूर करने के लिए सोनीपत चीनी मिल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मिल प्रशासन ने खोई के भीगने और नमी से बचाने के लिए अब शेड तैयार करने का फैसला लिया है। अगले 2 दिन के अंदर शेड को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। चीनी मिल में करीब 440 वर्ग मीटर में शेड तैयार किया जाएगा। इसके बाद से बरसात या फिर ज्यादा ओस पड़ने पर भी खोई गीली नहीं होगी और पिराई सत्र का इसका कोई असर नहीं होगा। दरअसल चीनी मिल में गन्ने की पिराई से मिलने होने वाली खोई को ही बॉयलर चलाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुगर मिल के जिस क्षेत्र में खोई निकलती है उस क्षेत्र में अब तक शेड जैसी सुविधा नहीं थी और इसी के चलते बरसात होने पर खोई गीली हो जाया करती थी और बॉयलर को सूखा ईंधन न मिलने पर पिराई का काम प्रभावित हो जाया करता था और इसका सीधा असर किसानों पर दिखता था। किसान पिछले लंबे समय से खोई को सूखा रखने के लिए शेड बनाने की मांग कर रहे थे। करनाल में गरीब परिवारों के छात्रों को 134A के तहत एडमिशन का आज आखिरी दिन था। जिले के 1953 पात्र बच्चों को अभी तक दाखिला नहीं मिला है। निजी स्कूल्स ने सरकार के आदेश नहीं माने हैं। इसी की वजह से शिक्षा विभाग ने जिले में 258 प्राइवेट स्कूल्स को नोटिस जारी किया है। अब एडमिशन नहीं देने वाले स्कूल्स की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू होगी। जिले के अंदर 283 स्कूल्स में पहले ड्रॉ के तहत 2765 बच्चों को एडमिशन दिया जाना था, लेकिन अभी तक 736 बच्चों को एडमिशन मिला है और 76 बच्चों के आवेदन कमी के कारण किसी न किसी वजह से रिजेक्ट किए गए हैं और अभी भी जिले के अंदर 1953 बच्चों को एडमिशन दिया जाना बाकी है। करनाल जिले के 2765 छात्रों को 134A के तहत निजी स्कूलों में दाखिले मिलने थे, लेकिन सरकार की बार बार हिदायतों और निर्देशों के बावजूद निजी स्कूल इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। अभी भी बड़ी संख्या है जैसे छात्रों की जिनको दाखिला नहीं मिल रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग क्या एक्शन ले रहा है ऐसे स्कूलों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं। जी सर। हमने जो लिस्ट जारी की थी विभाग ने,
283 विद्यालयों की थी जिनमें एडमिशन बच्चों के किए थे 2765 बच्चों के। उसमें से 258 स्कूल ऐसे थे जिन्होंने बच्चों का एडमिशन, एक आध स्कूल ऐसा था जिन्होंने किया ही नहीं था, बाकी ने बहुत कम एडमिशन किए थे। तो 258 स्कूलों को हम लोगों ने नोटिस इशू किया है कि विद इन 3 डेज वो अपना पक्ष रखें कि वो एडमिशन क्यों नहीं दिया है उन्होंने, और जो भी एडमिशन की प्रक्रिया है उसको इमीडिएटली पूरा करने की थी। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है और कल हम इसको एक दोबारा रिमाइंडर उन विद्यालयों को डालेंगे उस नोटिस के लिए कि जिन लोगों का जवाब नहीं आया। कुछ विद्यालयों का रिप्लाई आया भी है, तो मेरा ये मानना है कि जो विद्यालय इसमें एडमिशन अभी तक नहीं कर पाए हैं वो बहुत जल्दी ही इस एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करके सरकार का साथ देंगे। तो अभी कितने बच्चे हैं जिनको एडमिशन नहीं हुआ? अभी 1900 के करीब बच्चे हैं जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो प्रक्रिया जारी है। मुझे ऐसा लगता है कि विद्यालय बहुत जल्दी आने वाले समय में इसको दाखिला कर देंगे। तो नोटिस के बावजूद भी यदि कोई विद्यालय ऐसा नहीं मानते तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? उसके खिलाफ निदेशालय को लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये उनकी गाइडलाइंस में है, जो उनकी रिकॉग्निशन, जिस बेसिस पर उनकी रिकॉग्निशन मिली है, मान्यता मिली है, तो उसका आधार है कि सरकारी नियमों की पालना करी जानी आवश्यक है। तो जो उल्लंघन करेंगे क्या मान्यता रद्द हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, नियमों के तहत। तो बिल्कुल देखिए, सरकार जो है सख्त है कि 134A के तहत जो गरीब परिवारों के छात्र हैं उनको दाखिले दिए जाएं और जो स्कूल या इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। ऐसे में सरकार ने सख्त हिदायतें जारी कर दी हैं। सभी जो स्कूल हैं उनको नोटिस जारी किए हैं कि वो तत्काल प्रभाव से ऐसे छात्रों को दाखिले दें। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ।